और जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 कंसोल इनपुट आउटपुट। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ये कंसोल क्या होता है और क्या हम अभी तक जो प्रिंटफ स्कैनफ वगैरह देखते आए हुए हैं वो कैसे हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले डेनिस रिची साहब ये चाहते थे कि सी कॉम्पैक्ट रहे, यानी कि कम से कम शब्दों में, कम से कम सिंटेक्स में आप बहुत सारी चीज कर सके। तो उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज की डेफिनेशन थी उसमें इनपुट आउटपुट चीज को थोड़ा किनारे रखा, यानी कोई इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, डिस्क है, या आउटपुट डिवाइस जैसे कोई भी आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो सकती है, डिस्क है, उस पे जो डेटा देना है, कीबोर्ड से लेना है, तो ये चीज के बारे में बात नहीं की। तो हम मैनेज कैसे कर रहे थे अभी तक इसको? आपने देखा था प्रिंटफ हमने किया, स्कैनर किया, तो प्रिंटफ स्कैनर तो था। तो अगर हम ये कहें सी में कुछ इनपुट आउटपुट के लिए नहीं है, तो क्या सत्य था या ये सत्य है कि हम प्रिंटफ स्कैनर यूज कर रहे हैं? तो पहले तो समझें कि टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट क्या होता है। ध्यान रखिए, सी के पास कोई प्रोविजन नहीं है इनपुट आउटपुट का, लेकिन इनपुट आउटपुट तो करना है। सारे प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके पास इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी होती है फाइल्स या डिवाइसेस के लिए। तो अब ये सिस्टम प्रोग्रामर के ऊपर है कि वो कम से कम प्रोग्राम बनाए ताकि वो सी कंपाइलर को डायरेक्ट लिंक कर दे इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम के इनपुट आउटपुट फैसिलिटी के साथ। मैं कह रहा हूं सी की इनपुट आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सी कंपाइलर किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज का उपयोग करे। तो जो सी कंपाइलर के जो डेवलपर थे उन्होंने बिल्कुल यही किया। उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन लिखे और उनको डाल दिया लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी सी कंपाइलर के साथ अवेलेबल रहती है। जो भी आप सी कंपाइलर यूज करें, आपके पास इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के फंक्शंस होंगे, लाइब्रेरी होगी, उसके अंदर फंक्शंस होंगे। अब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके पास अलग अलग इनपुट आउटपुट फैसिलिटी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से दिखा रहा है स्क्रीन में, हो सकता है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और तरीके से दिखा रहा हो। जैसे मैं अगर कहूं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंटफ, अगर डॉस बेस सी कंपाइलर पे ले आप इसको, तो आप देखेंगे कि जो डॉस आउटपुट करता है वो आउटपुट करता है कैरेक्टर्स स्क्रीन को। इसी तरीके से जो प्रिंटफ फंक्शन अगर यूनिक्स बेस कंपाइलर मिले, अगर उसके हिसाब से हो, तो यूनिक्स आउटपुट कैरेक्टर्स होंगे। यहाँ आपके डॉस बेस सी कैरेक्टर्स होंगे, डॉस के आउटपुट कैरेक्टर्स होंगे। तो हम क्योंकि हम सी सीख रहे हैं, हम प्रोग्रामर की तरह बात करेंगे, हमको प्रिंटफ के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कैसे लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है। हम बस प्रिंटफ को यूज करें, बाकी ओएस के ऊपर छोड़ दें। ये बाकी जितने भी इनपुट आउटपुट के लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, उन सब के लिए भी यही बात लागू होती है। तो बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल हैं इनपुट आउटपुट के, और इनको हम थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका कंसोल है। कंसोल यानी जब आप कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं या वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे आउटपुट देते हैं, तो आप कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज कर रहे हो। अब अगर आप इनपुट आउटपुट कर रहे हैं किसी डिस्क पे, जैसे हार्ड डिस्क है, तो आप फाइल का इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं? आप समझिए कंसोल क्या होता है। जो उसकी स्क्रीन है और जो यहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ है, इन दोनों को मिला के कंसोल बनता है। कंसोल को थोड़ा सा और अगर हम कैटेगराइज करें तो एक फॉर्मेटेड होता है, एक अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। इनके बीच में अंतर क्या है? पहली चीज तो ये है कि कीबोर्ड से इनपुट आपको रीड करने की फैसिलिटी देते हैं, आप कीबोर्ड से एंटर करा सकते हैं, और जो आउटपुट है वो वीडियो पे डिस्प्ले होगा, लेकिन ये फॉर्मेटेड होगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब। अगर आप कोई मार्क्स, एवरेज मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स दिखाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे दिखाएंगे, किस तरीके से स्पेस देंगे, कौन सी किसके बाद में आएगी, कितने डेसिमल पॉइंट्स आपको देने हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग फंक्शन है हमारे पास। तो इन दोनों कैटेगरी जो मैंने आपको कहा, फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड, और जो कंसोल की बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन में एक तो फॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं, एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शन में जैसे हमारा कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। इनपुट हम करते हैं स्कैन के थ्रू, स्कैनफ के थ्रू, और आउटपुट करते हैं प्रिंट के थ्रू, प्रिंटफ के थ्रू। जब अनफॉर्मेटेड की बात आती है, तो जो टाइप है कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, इसमें कैरेक्टर जो है गेट ch और गेट char, इस तरीके से आउटपुट करेंगे पुट ch और पुट char कैरेक्टर के। इंटीजर फ्लोट के लिए नहीं है कुछ, लेकिन स्ट्रिंग के लिए गेटस और पुटस है हमारे। अब ये ई कहां से लगा, ये कैर क्या है, मैं आपको बता। फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो फंक्शन है प्रिंटफ, स्कैनफ, जैसे मैंने बताया कि कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन दो भाग में डिवाइडेड है, एक फॉर्मेटेड, एक अनफॉर्मेटेड। जो फॉर्मेटेड है उसमें प्रिंटफ और स्कैनफ आता है, और ये हम जब इसमें इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे, तो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में देंगे। शुरुआत करते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ हम बहुत यूज कर चुके हैं, लेकिन इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो इसलिए इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। जो प्रिंटफ है, इसमें यहाँ पर आप वेरिएबल देते हैं जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है,
और वो जिस फॉर्मेट में प्रिंट होगी वो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ देते हैं। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल उसी तरीके से दिखते हैं जैसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, और जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो हमेशा % से शुरू होता है। इसके अलावा जो एस्केप सीक्वेंस है जैसे /n देते हैं, /t देते हैं, जो भी आपके ब्लैंक स्पेसेस आते हैं, व्हाइट स्पेसेस कहते हैं इनको, जो ब्लैंक स्पेसेस आते हैं उनको हम /साइन से देते हैं, \साइन। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आपको एवरेज प्रिंट करना है और ये परसेंटेज प्रिंट करना है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो ये एक इंटीजर आपने दिया और ये फ्लोट आपने। इंटीजर जब करेंगे तो यहाँ पर आपने डबल कोट्स में यहाँ पर कंटेंट लिखा, ये वैसा का वैसा दिखाई देगा, = वैसा का वैसा दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि % लग गया इसके सामने तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू उठाएगा। इसी तरीके से /n दिया यानी कि अगली लाइन में आएगा ये परसेंटेज वैसे ही दिखाई देगा, = भी वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन %f में आप PR यहाँ पर ये अपने आप PR ले लेगा। आउटपुट इस तरीके से आएगा, यहाँ पर एवरेज = this one और परसेंटेज = this one, वो प्रॉपर %f के फॉर्मेट में आपको आया है, % ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी हमारी कि प्रिंटफ जो है ये किस तरीके से इंटरप्रेट करता है जो कंटेंट आप दे रहे हैं, इसके अंदर जो कंटेंट आ रहे हैं वो कैसे होंगे और कैसे दिखाई देंगे। इसमें देखिएगा कि जैसे मैंने बताया कि % जो आपका % है ये, और जो \/ है इसको हम कहते हैं एस्केप सीक। ये आपको बताते हैं कि क्या करना है, क्योंकि जैसे एवरेज = क्लियर वैसे ही डंप कर दिया गया, इसमें कुछ चीज नहीं की गई, लेकिन जैसे आपने % लगा, ये इसका %d का जो सिनेरियो है, इसने क्या किया कि एवीजी को उठा लिया। /n में भी कुछ नहीं किया, क्योंकि स्लैश दिखते ही इनको पता चल गया कि /n मतलब कोई एस्केप सीक्वेंस, राइट, नए लाइन पे जाना है आप। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस जो %d है, %f प्रिंटफ के अंदर, इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, बल्कि किसी भी फंक्शन के अंदर जब %d %f आता है उसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। ये बताते हैं कि प्रिंट के अंदर आपको कौन सी चीज प्रिंट करनी है। जैसे एवीजी अगर हमने इंटीजर लिया हुआ है, ये एक डेसिमल इंटीजर है, और मान लीजिए PR % दिया हुआ है, वो फ्लोट है, तो इसके लिस्टिंग में दिखाता हूं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की, जो हम प्रिंटफ के साथ यूज कर सकते हैं। इंटीजर में बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। शॉर्ट साइंड है, शॉर्ट अनसाइंड है, लॉन्ग साइंड है, लॉन्ग अनसाइंड है, अनसाइंड हेक्साडेसिमल है और अनसाइंड ऑक्टल है। तो शॉर्ट इंटीजर के लिए आप %d या %i कर सकते हैं, अनसाइंड के लिए %u, लॉन्ग साइंड के लिए %ld देखिएगा, लॉन्ग साइंड के लिए, लॉन्ग अनसाइंड के लिए %lu, अनसाइंड हेक्साडेसिमल के लिए %x और अनसाइंड ऑक्टल के लिए %o। रियल की बात करें तो रियल में दो चीजें आती हैं, फ्लोट और डबल। रियल के लिए फ्लोट करेंगे तो %f, अगर डबल करते हैं तो %lf। ऐसे ही अगर आप कैरेक्टर में साइन कैरेक्टर है, अनसाइन कैरेक्टर है, दोनों को %c से करेंगे और स्ट्रिंग आप %s से करेंगे। अब ऑप्शनल एक स्पेसिफायर भी है, अगर आप dd देते हैं या इस तरीके से, तो dd बताता है कि जो विड्थ होगी डिजिट, ये dd बताता है डिजिट, ये आपको स्पेसिफाई करेगा फील्ड की विड्थ। तो डेसिमल पॉइंट है जो सेपरेट करेगा फील्ड विड्थ को प्रिसीजन के साथ। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जो डॉट के बाद स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब जैसे 23.6 किया तो 23.66 भी कर सकते हैं, 23.667 भी कर सकते हैं, तो पॉइंट के बाद जितना आ रहा है उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। ऐसे dd अगर आप डिजिट, ये आपको बताते हैं डिजिट जो प्रिसीजन बता रहे हैं। जैसे -साइन फॉर, जैसे लेफ्ट जस्टिफाई करना है आउटपुट को किसी स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ के लिए, तो आप ये -साइन इसके साथ यूज करते हैं, dd के साथ में डॉट यूज करते हैं ताकि आप ये डॉट के बाद चीजें दिखा सके, और माइनस जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट जस्टिफाई करने की। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं। जो फील्ड विड्थ, मतलब मैं फील्ड की बात कर रहा हूं, ऐसे आपकी फील्ड विड्थ है ना, ये स्पेसिफायर बताता है कि कितने कॉलम्स यूज करने हैं प्रिंटिंग के। जैसे अगर आपने %10d दिया, %10d का मतलब यह है कि आपको प्रिंट करना है वेरिएबल एज अ डेसिमल इंटीजर, क्योंकि d है, और फील्ड जो होगी 10 कॉलम की होगी, जैसे 1 2 3 4 5 और जोड़ दीजिए, तो कुल मिला के मैं ऐसे ही यही बना दूं, क्या हो गया ये 10, है ना। अगर बाय चांस जो प्रिंटिंग है वो फिल नहीं कर रही है पूरे फील्ड और जो वैल्यू है वो राइट जस्टिफाइड है, तो उसको किससे पैड करेंगे, ब्लैंक के द्वारा। अगर हम माइनस साइन इसमें लगा दे, अगर ये %-10d लगा दे, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट बाएं हाथ पे जस्टिफिकेशन होगा, ये जस्टिफिकेशन हमको बाएं हाथ पे चाहिए, और जो वैल्यू होगा, जो पैड होगी वो राइट में होगी, यहाँ पर पैड हो जाएगी। मतलब जो वैल्यू अगर यहाँ तक भरती है तो यहाँ हो जाएगी, बाकी यहाँ पैडिंग हो जाएगी। एक एग्जांपल इसको बताता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे आपने कहा वेट हम 63 देना चाहते, अब देखिए %d, ये %d दिया, %2d दिया, और %4d 6d और -6। अब आप देखिएगा जो आपके प्रिंटिंग की बात करूंगा मैं, तो कॉलम नंबर देखिए, हमने कॉलम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो 63 आए। हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हो वो किस तरीके से आए। यहाँ पर ये कॉलम नंबर दिए हैं। अब विड्थ %d अपना प्रॉपर इसने 63 kg उठा लिया। अब यहाँ 63 kg 63 kg 63 kg 63 kg, मतलब 4d में भी 6d में भी -6d में भी इसने लेफ्ट जस्टिफाई। अब अगर आप
इस तरीके से ले, इसको मैं और थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ तो खैर आउटपुट आपको नहीं दिख पा रहा है। अगर बाई चांस इस तरीके से करते हैं, आप 63 यहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन माइनस आप करेंगे तो 63 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इस जगह है। तो अगर आप एक और एग्जांपल मैं देता हूँ परसेंट एफ का, जैसे 5.0 है, अब परसेंट एफ में रखना चाहते हैं, देखिए 5.0 में आप कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप कहते हैं परसेंट एफ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आप दे रहे हैं 305.0। परसेंट एफ में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। अभी मैं टर्बो सी प्लस प्लस की बात करूं तो इसके बाद 6 जीरो दिखाई देंगे आप, यानी कि ये कंटेंट जो होंगे 1 2 3 4 5 6 इसका प्रिसिशन परसेंट एफ का नॉर्मल जो नंबर प्रिंट हो गए, लेकिन ये प्रॉपरली लाइंड अप नहीं है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ गया है, ये इसके नीचे नहीं है, ये इसके नीचे नहीं है। अगर हम कुछ इस तरीके से प्रॉपर चाहते हैं, ऐसे आए तो ये कंटेंट यहाँ आए, ये कंटेंट यहाँ आए, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको प्रॉपर लाइनिंग आएगी। देखिए ये इस तरीके से दिखाई देगा जैसे एक नॉर्मल हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा 10.1 है, सब जगह 10.1 10.1 कर दिया। अब आप देखिएगा यहाँ 0 से हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि इसकी इस तरीके से मैं अगर जगह लूं, एक को बताता हूं, आप बाकी समझ जाएंगे। ये 0th पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, इस तरीके से यहां तक चला, ये 10, ये 9 तक में आएगा, मतलब 10 ना यहां तक। तो इसने क्या किया, इन्होंने कहा 10.1, इन्होंने 10.1 कहा। इसका मतलब यह है कि प्रिसिशन एक रहेगा 0, है ना, और केवल एक ही प्रिसिशन दिया और 10 कॉलम ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या है कि इस 10वें जगह पे 0 आया, 8वें जगह पे पॉइंट आया, 7वें जगह पे 5 आया और 3 हो गए, ये 7 जो है ये खाली हो जाए, खाली रहे। तो अब अगला जो आएगा वो भी इस तरीके से, अब 0 से शुरू करिए, यहाँ से यहाँ तक 9 में खत्म हो। तो यहाँ पर ये 9वें जगह पे ये डॉट, फिर 7 और ये। तो कहने का मतलब ये है कि 10.1 करते ही हमने देखा किस तरीके से ये सब अलाइंड हो, और जो डॉट डॉट जो इसके बाद 0 थे बहुत सारे, तो देखिए ध्यान, यहाँ पर जो 0 थे उसको हमने केवल कहा कि नहीं साहब हमको 6 नहीं चाहिए, एक ही दीजिए आप, तो 10.1 कर दिया। इस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको हम जब स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर दिखाते हैं वहां पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमको फॉर्मेट करना है स्ट्रिंग प्रिंटफ से, तो आप कह रहे हैं सैंडी हम दिखाना चाहते हैं, आप ये फर्स्ट नेम दिखाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप 20% करिए, इसको %20s करिए, इस तरीके से सबको %20s करिए। जब इसका फॉर्मेटिंग होगी, जब ये दिखाई देगा तो आपको उस तरीके से दिखाई देगा। यहां से यहां तक देखिए, इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा 20 ले लीजिए। यहाँ अभी हमने राइट जस्टिफाई किया हुआ है, तो ये पहले इनको भरेगा, बाद में पैडिंग कर देगा। पैडिंग मतलब कुछ भी नहीं होगा, खाली स्पेस। ये भी फिर इसमें ही आएगा इसी जगह पे, और ये यहां से शुरू होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम ये हमने %20s दिया तो प्रॉपर ये फॉर्मेटिंग हो। तो %20s रिवर्स करेगा 20 कॉलम को और स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, और स्ट्रिंग इसमें राइट जस्टिफाइड है, यानी ये दाएं हाथ से शुरू हो रही है। अगर आप -20s कर दें इसको, तो S जो है यहाँ होगा, SANDY, ऐसे ही अजय यहाँ आ जाएंगे, मतलब पूरा यहाँ से होगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर पैडिंग होगी। एस्केप सीक्वेंसेस मतलब ये होता है, देखिए आपके स्क्रीन में जैसे मैंने कहा ये द और न्यू लाइन, इनके बीच में क्या है, खाली है ना, ये जो खाली जगह होती है ये आपका स्पेस है। ऐसी जब हमने एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तो इसके बीच में क्या है, न्यू लाइन। एस्केप सीक्वेंस कहते हैं इसको, जो भी चीज स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रही है, जैसे टैब, मैं यहाँ लिखूं कुछ और टैब लगा के मतलब 4 कैरेक्टर आगे बढ़ा, वो टैब हो, तो वो स्क्रीन में दिखता नहीं है, लेकिन वो होता तो है। इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कोई भी एस्केप सीक्वेंस जो है वो ये स्लैश से शुरू होता है, जिसे हम बैक स्लैश कहते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये बैक स्लैश होता है। तो बैक स्लैश आप यूज करेंगे ये वाला, इसको हम एस्केप करेंगे। कंपाइलर ये देखते ही समझ जाएगा कि अभी कुछ एस्केप सीक्वेंस होने वाला, और उसकी स्पेशल मीनिंग होगी। जैसे हमने स्लैश एन कहा, ये आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये कुल मिला। ऐसे स्लैश टी कहेंगे तो ये टैब, ये स्लैश टी जो होता है ये नेक्स्ट टैब में ले जाता है। जैसे आपको 8 कॉलम बढ़ना है, 4 कॉलम बढ़ना है, तो ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने कॉलम बढ़ेंगे, मतलब स्लैश टी से आपकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। 0 से शुरू करेंगे, अगर आपका कर्सर मान लीजिए 5 पोजीशन है तो टैप करेंगे तो वो आपके 8वें पे चला जाएगा, अगर आपने 5 6 7 8 4 चूज किया है। जैसे आपने कहा यहाँ पर स्लैश टी बहुत सारे स्लैश टी दे, जब ये प्रिंट होगा देखिएगा इस जगह पे स्लैश टी चल रहा है, लेकिन क्रेजी तक आते आते आपने यहाँ स्लैश एन दे दिया। ये देखिए साहब, यहाँ तक तो आप स्लैश टी से प्रिंट करिए, फिर नए लाइन पे आ जाइए और यहाँ इसको दिखा दे। इसमें हुआ ये, और क्योंकि इन्होंने यहां से शुरुआत की, यहां से यहां तक स्लैश टी है, यहां से यहां तक स्लैश टी है, मतलब ये एक टैब कैरेक्टर, और इस जगह पे आपका स्लैश एन यानी आपके न्यू लाइन पे जाएगा, फिर यहां से शुरू करेगा। जो स्लैश एन है ये अगले लाइन पे ले जाता है, एस्केप सीक्वेंस है। अब देखिएगा स्लैश एन मतलब होता है नया लाइन, स्लैश भी करेंगे तो बैक स्पेस, मतलब एक पॉइंट पीछे चला जाएगा। वो फॉर्म फीड होता है, खासतौर पर प्रिंटर के लिए यूज करते हैं ये आपका सिंगल कोट्स, क्योंकि सिंगल कोट्स हम ऐसे नहीं दे सकते, सिंगल कोट जो है वो सी का रिजर्व है, तो इसके लिए हमको स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर स्पेशली हमको सिंगल कोड या डबल कोड देना हो, देखिए इसके लिए भी डबल कोड्स के लिए भी है। अच्छा, स्लैश क्योंकि इसका रिजर्व है, स्लैश से कंपाइलर कुछ और समझता है, तो वाकई में जब स्लैश प्रिंट करना हो तो डबल स्लैश देना हो। ऐसी टैब के लिए, ऐसी कैरेज रिटर्न के लिए, ऐसे ही अलर्ट के लिए। जो अलर्ट होगा ना उसमें टूं करके आवाज आएगी, मतलब स्पीकर टूं करके आवाज। तो स्लैश बी, स्लैश आर, ये सब आपने देखा कि स्लैश बी जो है आपको लेफ्ट में ले जाएगा क्योंकि बैक स्पेस है। आर जो होगा वो आपकी
शुरुआत में ले जाएगा कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जो आप जहां पर कर्सर रखा हुआ है वो शुरुआत में ले जाएगा। स्लैश है आपको टू करके एक लाइन एक आवाज देगा, अगर आपके स्पीकर है तो आप सुन सकते हैं कि टू 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 करके आवाज आएगी, एक ही बार आएगी, स्लैश से एक ही बार आती। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, है ना। और जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल कोड है और डबल कोड है, ये दोनों रिजर्व्ड है सी के पास, तो इसको प्रिंट करना हो तो उसके आगे स्लैश लगाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको ये लाइन प्रिंट करनी है, अब प्रिंटएफ के अंदर प्रिंटएफ का फॉर्मेट क्या है, डबल कोट्स के अंदर ये कंटेंट देंगे, है ना। और जब आपको डबल कोट्स इनके अंदर डबल कोट्स प्रिंट कराना है इस कंटेंट के अंदर, जैसे ये कराना तो स्लैश लगाना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ कराना है तो स्लैश रखना पड़ेगा, तब ये आपको ये डबल कोड ये सिंगल कोड यहाँ पर भी स्लैश लगेगा, सिंगल कोड और यहाँ आपका एक्सक्लेमेशन और डबल कोड दिखाई दे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने प्रिंटएफ को देखा कि हमने जब %d किया तो वो इंटीजर दिखाया, %c किया तो कैरेक्टर दिखाया, %s किया तो उन्होंने स्ट्रिंग दिखा दी। क्या ये सत्य है? देखिए प्रिंटएफ जो होता है ये स्पेसिफिकेशन लेता है जो हमने मेंशन किया है और अपने आप वो स्पेसिफाइड कन्वर्जन करता है, और ये करता ऐसे है कि वो आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखा सकता है। कभी कभी क्या होता है रिजल्ट बड़े अजीब से होते हैं, तो %d मैंने जैसे ये कहा कि कुछ चीजें इसमें अपने आप ये कर देता है, लेकिन अगर हम अच्छी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें पता है कि क्या चीज आनी चाहिए। हम पूरी चीज प्रिंटएफ या कंपाइलर पे नहीं छोड़ रहे। हम प्रिंटएफ को ये कह सकते हैं कि भाई ASCII कैरेक्टर आप प्रिंट कर दो %d लेके, कभी कभी चीजें गड़बड़ा जाती है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक प्रोग्राम में आपको बताता हूँ जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, कैसे आएगी। हमने कहा इसका मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है। इसमें हुआ ये है, पहले प्रोग्राम में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसको अप्रिशिएट कर सकें। हमने एक कैरेक्टर दिया Z, हमने I कहा, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये आपने का स्ट्रिंग है। हमने कहा CH को प्रिंट करिए %c से, तो %d और %f। अब आप चाह रहे हैं CH को %f में प्रिंट करना। इसी तरीके से जो SSS स्ट्रिंग है उसको %d और %f में कराना चाह रहे हैं, जबकि ये स्ट्रिंग है। यानी कि जो चीज जो है उसके अलावा आप कुछ और प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था कि प्रिंटएफ अपने आप भी काम करता है, वो अगर उसको चीजें नहीं मिलती तो अपने आप उसको अपने हिसाब से बेस्ट चीज दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप रिजल्ट देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो आपका फ्लोट है ये गार्बेज हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो चीजें आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि आपने कौन सी चीज कहाँ देनी है वो आपने एक जगह तो स्पेसिफाई किया सही तरीके से, बाकी जगह S में आप %d से प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आप स्ट्रिंग को %d से प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। आप समझ रहे हैं क्या दिक्कत है? तो सेंसिबली थोड़ा सा इसको हमको देखना पड़ेगा। अब स्कैनएफ पे आते हैं। स्कैनएफ क्या करता है? स्कैनएफ क्या होता है कि ये कीबोर्ड से एंट्री लेता है। तो जनरल फॉर्म उसका होता है, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर आप एड्रेसेस देते हैं। जैसे ये CH जो भी है, जैसे आपका इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, यहाँ पर आपको एम्परसेंड देना होता है। एम्परसेंड जो होता है वो एड्रेस ऑफ होता है। ध्यान रखिएगा स्कैनएफ आपकी चीजें स्कैन करेगा या लेगा, उसको कहीं ना कहीं तो रखेगा, जिस जगह पे रखेगा उसका एम्परसेंड बताता है कि इस एड्रेस पे रखे। और ध्यान रखिएगा इनको हमको स्पेस से थोड़ा अलग करना पड़ता है, चाहे आप ब्लैंक दे, टैब दे या न्यू लाइन। आपको यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग में एस्केप सीक्वेंस नहीं देने, क्योंकि ये स्कैनिंग कर रहा है, ये प्रिंट तो कर नहीं रहा है। यहाँ पर स्लैश एन वगैरह काम नहीं करेगा या देना नहीं चाहिए। कई चीजें जो है इसमें दोनों में लागू होती है। मैं sprintf और scanf आपको बताना चाहूंगा। sprintf थोड़ा printf जैसे दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। ये स्क्रीन में जो आउटपुट है उसको देने की जगह ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो आउटपुट है वो एरे ऑफ कैरेक्टर में लिख देगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पर I है, CH लिया, A लिया, STR लिया। यहाँ पर आपने कहा printf, तो I, CH और A मतलब ये तीनों प्रिंट होने चाहिए। जब आपने sprintf किया तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ICHA को %d, %c, %f में कन्वर्ट करके STR में डाल, और जब आप STR प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली वही प्रिंट करेगा जो प्रिंटएफ कर रहा है। लेकिन इसमें sprintf क्या कर रहा है, ये STR जो लिया आपने स्ट्रिंग, देखिएगा इसमें जो स्ट्रिंग लिया ना, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग, उन्होंने कहा एरे ऑफ कैरेक्टर में लेना है। एरे ऑफ कैरेक्टर में चला जाएगा, वो STR में लेगा और उस हिसाब से मेमोरी डिसाइड होगी। तो sprintf जिस तरीके से है वैसे ही scanf है। scanf क्या करता है, ये काम scanf की तरह ही करता है। ये रीड करेगा कैरेक्टर को स्ट्रिंग से और कन्वर्ट कर देगा, उसको रख देगा सी, जिसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट के हिसाब से। तो scanf फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इन मेमोरी कन्वर्जन करना चाहते हैं कैरेक्टर को वैल्यू, और बहुत आसान हो जाएगा अगर हम रीड करना चाहते हैं स्ट्रिंग को फाइल से, उसमें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वैल्यूज को, किस तरीके से scanf यूज करेंगे। scanf तो ले लेगा बस, लेकिन अगर हम चीजों को लेके फिर बाद मतलब कहीं रख के फिर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो scanf करें। scanf और scanf बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पहला आर्गुमेंट होता है वो स्ट्रिंग होगी जहां से रीडिंग शुरू करेंगे, क्योंकि scanf रीड करेगा। scanf करता है सीधा कीबोर्ड से, scanf करता है किसी स्ट्रिंग से। देखिएगा अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है जो इस कैटेगरी में है, और जो सिंगल कैरेक्टर से भी काम कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से भी काम कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जो इनपुट हमने scanf में लिया वो बड़ा कंसिस्टेंट था। हम उसमें वेरिएबल देते थे,
दाएं हाथ पे एम्परसेंड लेके और उसके बाद यहाँ पर एक आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देते। लेकिन एक इसमें स्कैनफ में एक चीज आपने देखी होगी कि जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपने फंक्शन ने पूरा नहीं लिया, जो फंक्शन में आपने पूरा दिया वो पूरा नहीं ले पाया, लेकिन एंटर आपने किया तो वो आधा लेके छोड़ देगा। आप ये चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो सिंगल कैरेक्टर को यूज करे, रीड करे एक एक बार में, एंटर की अगर आपके बगैर वेट किए हुए, तो उसके लिए हमारे पास गेट ch और गेट ch फंक्शन है। गेट ch फंक्शन ये फंक्शन रिटर्न करते हैं कैरेक्टर जो आपने अभी अभी टाइप किया है। ई जो होता है, ई का मतलब यहाँ पर इको होता है, इको मतलब ये आपको दिखाए, वो कैरेक्टर आपको दिखाए। तो गेट ch ये केवल आपको कैरेक्टर रिटर्न करेगा, जो भी आपने टाइप किया है एक कैरेक्टर को लेगा और उसको दिखा देगा। गेट ch ही आपके कैरेक्टर को ले भी लेगा और आपको दिखा भी, ch आपको दिखाता नहीं, ई मतलब इको होता है, वो दिखाता है। अब गेट कैर क्या करता है? गेट कैर बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से गेट ch वगैरह काम कर रहे हैं, और जो कैरेक्टर इको करे उसको गेट कैर वर्क सिमिलरली एंड इकोज द कैरेक्टर दैट यू हैव टाइप्ड ऑन द स्क्रीन। लेकिन उसके लिए एक एंटर की चाहिए। आप समझ रहे हैं? गेट ch में अंदर ये है कि गेट ch कैरेक्टर लेगा, दिखाएगा, गेट ch कैरेक्टर लेगा, दिखा भी देगा। गेट कैर आपसे कैरेक्टर तो लेगा लेकिन एंटर की भी चाहे, उस कैरेक्टर के बाद एंटर भी मांगे, तो गेट कैर भी है और एक एफ गेट कैर भी है। जो गेट कैर है ये मैक्रो है, लेकिन जो एफ गेट कैर है वो एक फंक्शन है। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं, देखिएगा ये ch है, आपने कहा कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो कोई भी आप चीज जो भी डालेंगे मतलब कीबोर्ड से वो गेट कैरेक्टर ले लेगा। उसके बाद आपको कहेंगे अगला कि कोई भी कैरेक्टर टाइप करिए, जैसे ही कैरेक्टर टाइप करेंगे वो आप ch में लेके प्रिंट करा सकते हैं, मतलब वो बकायदा आपको दिखाई देगा। उसके बाद गेट कैर करेंगे तो ये आपको एक कैरेक्टर टाइप करने के लिए बोलेगा, वो कैरेक्टर को इको भी करेगा लेकिन साथ में आपको एंटर देना पड़ेगा। उसके बाद आप यस नो बोलिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर एफ गेट कैर क्या करता है कि ये इको करेगा कैरेक्टर को, लेकिन इसके साथ भी इसको आपका एंटर चाहिए। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये आपका मैक्रो है, ये फंक्शन। तो इस तरीके से आपका आएगा। आप जैसे आपने बी किया और मतलब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जब यहाँ पर किया तो कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही आपने ये प्रिंट किया, मतलब यहाँ पर इस गेट ch ने कुछ नहीं दिखाया, इसने बस कैरेक्टर ले लिया। लेकिन यहाँ पर इस जगह पे जैसे आपने कैरेक्टर दिया बी, इसने प्रिंट किया, w भी प्रिंट हुआ और यहाँ पर भी आपने प्रिंट हुआ है। तो पुट ch इस तरीके से काउंटर पार्ट है पुट कैर, गेट ch और गेट कैर का, और ये अदर साइड है कॉइन के, इसका मतलब ये वही काम करते हैं, बस जैसे गेट कैर लेता है पुट कैर पुट करता है। तो इस तरीके से putch है, putchar है, fputchr है, बिल्कुल वही काम करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक कैरेक्टर आपने लिया, पुट ch किया कैरेक्टर, तो क्या करेगा, ये कैरेक्टर को पुट कर देगा। पुट ch पुट कैर f पुट कैर, ये सारे एक ही काम करते हैं, ए दिखाएगा। अगर आपने पुट ch किया तो z दिखाएगा, पुट char f पुट कैर, क्योंकि काम तो सेम ही करते हैं, ये z दिखा देंगे आप। गेट s और पुट s, गेट s क्या करता है, ये स्ट्रिंग लेता है कीबोर्ड। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि स्कैनफ की एक लिमिटेशन है, वो कंटेंट तो लेता रहेगा, लेकिन वो अगर किसी जगह पे अगर ब्लैंक आ गया या आपकी स्पेस वो आ गई, व्हाइट स्पेस आ गया, तो इसको छोड़ देगा। जैसे आपने कहा कि आप नाम एंटर करिए, स्कैनफ में एंटर करिए और प्रिंटफ आप %s करिए। तो अगर आपने नाम किया जॉन्टी रोड्स, तो क्या जॉन्टी आएगा, ये स्पेस आ गया ना, तो ये रोड्स को छोड़ देगा, मतलब स्पेस के बाद की चीज को छोड़ देगा। अब इससे कैसे पार पाया जाए? इससे पार ये पाया जाए कि हम इसके लिए, क्योंकि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं ले रहा है स्कैनफ, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं ले रहा है, जॉन्टी रोड्स 2 वर्ड हो, उसके लिए हम गेट s यूज करेंगे। क्योंकि गेट s क्या करता है, 2 या 2 से अधिक, जब तक आप नए लाइन पे नहीं जाएंगे, जब तक आप न्यू लाइन कैरेक्टर प्रेस नहीं करेंगे, वो लेता रहेगा, और आखिर में वो जो स्लैश एन जो आपने बोला है वो क्योंकि स्ट्रिंग है, /0 से रिप्लेस कर देगा। जब एंटर किया ना आपने, जब एंटर मारेंगे तो उसको /0 से रिप्लेस कर। अब पुट s भी ऐसी काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका अपोजिट है गेट s का। गेट s लेता है, पुट s प्रिंट कर देता है। मैं एग्जांपल बताता हूं आपका कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया, बेसिकली मेन लिया, उसमें हमने कैरेक्टर लिया, एंटर कराइए नाम को, आपने एंटर कराया नाम को, गेट s में आपने फुटबॉलर ले लिया। आप हैप्पी फुटबॉलिंग पुट s कर लीजिए और इस फुटबॉलर को इसमें डाल दीजिए, ये पुट कर देगा, मतलब प्रिंट करा। तो ये इसका, तो इसमें जो स्पेसेस बीच में आ रहे हैं, इससे गेट s और पुट s को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो पुट s क्या करेगा, सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। इसी तरीके से जो गेट s है वो एक से ज्यादा स्ट्रिंग को रीड करने में सक्षम है, स्कैनफ नहीं है। स्कैनफ जैसी ब्लैंक आएगा उसको छोड़ देगा। समराइज करते हैं, कोई कीवर्ड हमारे पास सी में है नहीं ताकि हम इनपुट आउटपुट कर सके। जितने भी इनपुट आउटपुट सी में होते हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को लेके हो। हमारे पास काफी फंक्शन है जो हम जब हम यूज करेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट, तो सीधा फंक्शन यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मेटेड कंसोल है इनपुट आउटपुट फंक्शन में, वो इस तरीके से है कि आप फिक्स फॉर्मेट में दे सकते हैं ताकि आप फिक्स फॉर्मेट में इनपुट या आउटपुट दिखा सकते हैं। इनपुट तो खैर नहीं, आउटपुट दिखा सकते। बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एस्केप सीक्वेंस है जो हम इनपुट आउटपुट को फॉर्मेट करने में काम ला सकते हैं। जो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो तेज काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ओवरहेड नहीं होता, फॉर्मेटिंग करने में समय लगेगा ना, उसके लिए। तो अनफॉर्मेटेड में समय कम लगता है। तो ये बात हुई आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट की। बहुत शुक्रिया और बहुत